और थर्ड इज इस पे जो है मान लीजिए 100 रुपीज़ है, तो उसमें सेकेंड थर्ड में आपने 50 रुपये का कोई उसका मूल्य बढ़ के हो गया, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा 100 अपॉन 15 इक्वल टू 2 kg। आपके कितना केजी प्याज का मिला, तो 2 किलो। इसलिए जो इसमें इन्फ्लेशन होता है लगातार, इसमें मूल्य में वृद्धि हो रही है। क्या मूल्य में वस्तु की मूल्य में वृद्धि हो रही है, वस्तु की मूल्य में वृद्धि हो रही है। लेकिन लगातार वृद्धि होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर वस्तु की मूल्य में वृद्धि होने के कारण ही वस्तु की कीमत में गिरावट आ रही है। इसलिए यहाँ पर इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन होगा, गिरावट हो। इसलिए आपको यहाँ पर जो भी वस्तुएं होती हैं लगातार इसमें वृद्धि हो जाती है। और इसमें जो कि मोर देन जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, तो व्यक्ति की आय में भी जब किसी वस्तु की में वृद्धि होगी, तो वह व्यक्ति की आय में कमी आ जाएगी। इसलिए इसमें ज़्यादातर पी मोर द प्राइस हमेशा इंक्रीज करेगा और मनी हमेशा डिक्रीज करेगा। इसलिए रिलेटेड इनकम जो है कि उसकी कम होती जाएगी। मॉनेटरी इनकम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम। मौद्रिक आय के रूप में आप इस जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का अंतर जो स्वयं के अनुसार जो मनी के रूप में रखा जाता है उसे मौद्रिक रूप कहा जाता है। जबकि रियल इनकम का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी जिसकी वास्तविक आय हो उसको रियल इनकम कहा जाता है। मुद्रा के माध्यम से खरीदी गई जो भी वस्तुएं जो रियल इनकम के अंतर्गत आती हैं वो सब रियल इनकम के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आपका गोल्डन हो गया और क्या नाम है, कोई वस्तु जो गोल्डन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये क्या है आपके क्या खरीदी गई वस्तुओं के, ये क्या वास्तविक इनकम है। जबकि देखा जाए तो अब जैसे कि मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर का है, तो उसमें अगर कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है जो वो मैनेजमेंटिंग के कोटे के थ्रू जो भी कार्य कर रहा है वो क्या है कि रियल इनकम के अंतर्गत आता है उसका। लेकिन वहीं अगर जो टीचर अपनी जो पॉकेट मनी में पैसा रख रहा है, लेकिन पैसा जो पा रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग जो टीचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो क्या मॉनेटरी इनकम के अंतर्गत आता है। मौद्रिक आय जिसको कहा जाता है। मौद्रिक नीति के अनुसार अनेक प्रकार की मुद्राएं का वैल्यू होता है, लेकिन जो कि हार्डली जो कि खुद सेल्फ वो उसमें जाता रहता है। लेकिन वास्तविक आय में क्या होते हैं, इसमें क्या कि गुड्स वस्तुओं को खरीद कर जो भी इकट्ठा किया जाता है उसको मौद्रिक नीति के अनुसार किया जाता है। और इसमें जो कि डिफ्लेशन जो मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन जस्ट उसके इन्फ्लेशन के जस्ट उलट दिया जाए तो डिफ्लेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन एक ऐसी इन्फ्लेशन में जो कि मुद्रा की कीमत बढ़ती है, लेकिन क्या होता है डिफ्लेशन क्या मुद्रा की कीमत घटती है। जैसे आपको हमें अभी बताया था कि जैसे 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये के हमने कोई वस्तु लिया, उसका क्या आगे इनके क्या नाम है आपको 25 रुपया था
फिर क्या नाम है यहाँ पर 20 रुपये था। तो आपका लगातार क्या ये इनकम इसका बढ़ते है, वस्तु की जो कि प्राइस हमेशा बढ़ती जा रही है, प्राइस हमेशा बढ़ती जिससे कि क्वांटिटी आपकी कम होती जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कीमत जो पैसे मुद्रा की जो कीमत होती है इसमें कम होती जाती है और क्या वस्तु की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। लेकिन रिफ्लेशन जो होता है मुद्रा का रिफ्लेशन जो होता है एक ऐसी क्रिया जो जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को जिसके थ्रू हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और डिसइन्फ्लेशन के अंतर्गत हम अनेक प्रकार की मुद्राओं का जो भी इन्फ्लुएंस करता है उसको कंट्रोल करता है। इसमें दो चीज़ काम करती है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। आपको क्या मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत भारत सरकार के अंतर्गत जो भी मुद्राओं का किया जाता है और नीति आयोग के द्वारा भी उसमें जो संस्थाएं इकट्ठा करके वो कंट्रोल किया जाता है। अनेक प्रकार के इसमें कार्य करते लिखते हैं। लेकिन स्टेगफ्लेशन गतिहीन मुद्रा के अंतर्गत वो ये चीज़ें आती हैं जो कि अनेक प्रकार की जो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को अर्थव्यवस्था में संकुचित मतलब कि एक गतिहीन मतलब लगातार एक फ्लो में बनाए रखने की क्रिया को क्या है स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऐसा स्टूडेंट आप यहाँ पर मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ है। तो इसके लिए आप लोगों के मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा हम इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपको हम इनकम पे हम अपनी लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक ध्यान से नेक्स्ट लेक्चर में आप हमारे नए सर आएंगे और उनसे आप स्टडी कीजिएगा। थैंक यू। बाय।